अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज है अपने सनातन धर्म का और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपोत्सव। दीपावली का त्यौहार है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। और प्यारे साथियों, आज दीपावली स्पेशल क्लास में हम अध्ययन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और अपने रापचिक टॉपिक का। और आज का अपना टॉपिक होगा 2022 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार या नेशनल अवार्ड। और हमने धनतेरस के दिन पढ़े थे इंटरनेशनल अवार्ड, और आज दीपावली के दिन पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नेशनल अवार्ड कौन कौन से हैं और किन को मिले और किन क्षेत्रों में मिले। प्यारे साथियों, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 100% किसी न किसी अपनी एग्जाम में आता है। तो आज दीपोत्सव के इस त्यौहार की और विशेष पर्व पर इस क्लास का बहुत ही अहम योगदान आपके जीवन में रहने वाला है। और मेरे सभी प्यारे साथियों को अपेक्स परिवार की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव का जो त्यौहार है मेरे सभी प्यारे साथियों के, विद्यार्थियों के जीवन में एक नया उजाला लेकर आए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ये त्यौहार जो है प्यारे साथियों, कार्तिक अमावस्या मानी आज के दिन मनाया जाता है। एक तो ये मनाया जाता है जिसके पीछे एक दंत कथा या अपने सनातन धर्म की एक परंपरा प्रचलित है कि 14 वर्ष का वनवास पूरी करके और लंका पर विजय प्राप्त करके कार्तिक अमावस्या के दिन और अयोध्या लौटे थे राम, जहां अयोध्या के नागरिकों ने, अयोध्या के लोगों ने और उनका घी के दीपक जलाकर स्वागत किया गया था। और प्यारे साथियों, आज ही के दिन, दीपावली के दिन, दो अपने जीवन में अलग से भी घटनाएं हुई थी। एक तो भारत के महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मृत्यु है वो दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन राजस्थान के अजमेर जिले में हुई थी। और इसलिए दयानंद सरस्वती जी का जो आर्य समाज है वो दीपावली को एक शोक के पर्व के रूप में मनाता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दीपोत्सव के त्योहार के बारे में क्वेश्चन अपने लिए बन सकता है। एक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को महापरिनिर्वाण दीपावली के दिन ही, कार्तिक अमावस्या के दिन प्राप्त हुआ था। और एक और मैं मेरे प्यारे साथियों को विशेष जानकारी दे दूं। विशेष जानकारी यह है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाली थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाली थारू जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, क्योंकि ये अमावस्या को आती है। और अमावस्या को आती है तो अमावस्या को वो अपने पितृपक्ष को याद करते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज के दीपोत्सव के त्योहार की खुशी में अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का अपना भारत के प्रमुख नेशनल अवार्ड। और पहला अपना अवार्ड पढ़ेंगे प्यारे साथियों, 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार। पहला अवार्ड पढ़ेंगे कि 2022 के ये अवार्ड किस वर्ष के पढ़ रहे हैं। इसी वर्ष 2022 के अवार्ड पढ़ रहे हैं। कुछ हर साल दिए जाने वाले अवार्ड है, कुछ 2-2 साल से दिए जाने वाले अवार्ड है। वैसे मैं प्यारे साथियों आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और भारत रत्न पुरस्कार पहली बार एक साथ 3 आदमियों को दिया गया था, जिसमें सबसे सर्वप्रथम नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आता है। तो इनमें फर्स्ट जो आएंगे वो आएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो प्यारे साथियों, आज के नेशनल अवार्ड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 7वां स्वामीनाथन अवार्ड 2022 में। मानी 2022 की साल में स्वामीनाथन का कौन सा अवार्ड मिला? 7वां। देखो प्यारे बच्चों, स्वामीनाथन कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे प्यारे बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो प्यारे साथियों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
जैसे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, तो प्यारे बच्चों नॉर्मन बोरलॉग तो कर्सी का इंटरनेशनल पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग तो क्या है, जो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में पढ़ा चुका हूं। नॉर्मन बोरलॉग तो कर्सी का एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल अवार्ड है, और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय स्वामीनाथन थे, एम.एस. स्वामीनाथन, और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। उनकी नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्यारे साथियों 2022 में देखो वी परवीन राव को 2017 से 19 मानी ये 2-2 साल, ये द्विवार्षिक अवार्ड है, 2-2 साल से दिया जाता है। तो 2017 से 19 का अवार्ड जो है 2022 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ वी परवीन राव को। राव प्रोफेसर जयशंकर राज्य कृषि विश्वविद्यालय तेलंगाना के कुलपति हैं। मानिए जो तेलंगाना राज्य है और तेलंगाना विश्वविद्यालय में ये क्या हैं और कुलपति हैं। इनको ये अवार्ड 7वां स्वामीनाथन अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। अब देखो यह स्वामीनाथन जो अवार्ड है वो प्यारे साथियों ध्यान में रखना, ये द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है ये? द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब देखो परवीन राय ने क्या काम किया, तो आपको ये भी ध्यान में रखना, स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले महापुरुषों को प्रदान किया जाता है। तो देखो परवीन राव ने भारत, इजराइल और दक्षिणी अफ्रीका में सूक्ष्म सिंचाई पर 13 अनुसंधान या रिसर्च व 6 परामर्श परियोजनाओं पर कार्य किया। यह पुरस्कार सभी के लिए खुला है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। माने पुरस्कार सभी के लिए खुला है नेशनल अवार्ड, खुला सभी के लिए है, चाहे वो भारतीय मूल का हो और चाहे वो विदेशी मूल का हो, पर शर्त यह है कि वो कृषि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। माने इतना ध्यान में रखना है कि ये जो स्वामीनाथन अवार्ड है ये सभी के लिए खुला है, संस्था के लिए, महिला, पुरुष, बच्चे सबके लिए खुला, परंतु वो कृषि के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिए हुए होना चाहिए, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद इनाम और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता, जो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं बता सारी देता हूं, पर आपको यही ध्यान में रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, द्विवार्षिक नेशनल अवार्ड है जो सभी के लिए खुला है। आगे है प्यारे साथियों, अगला है अपना कर्नाटक रत्न पुरस्कार। जैसे हर राज्य का, भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, और भारत में संबंधित राज्यों के भी अपने अपने पुरस्कार होते हैं। जैसे राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार राजस्थान रत्न अवार्ड है। तो कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नागरिक पुरस्कार। कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है कर्नाटक रत्न पुरस्कार, जो इन महापुरुष को दिया गया है। तो देखो अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माने साउथ के अभिनेता हैं, और साउथ के अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत मानी मरने के बाद में ये प्रदान किया गया है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार नहीं है, पर कई बार जब करंट में दिया जाता है तो करंट में ये पूछा जा सकता है। यह पुरस्कार कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के असाधारण योगदान के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा स्वामीनाथन पुरस्कार, उसका क्षेत्र निश्चिंत है कृषि में, परंतु कर्नाटक का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिस कर्नाटक का दूसरा नाम मैसूर है, जो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा चंदन, कॉफी, रेशम और सोना उत्पादक राज्य है, और उसका कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में किसी भी असाधारण व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई। अब तक यह कुल 10 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये वैसे भी ये देखा जाए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंडिया जीके के हिसाब से। अगला है 31वां व्यास सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है।
व्यासवा सम्मान मानी कौन सा? 31वां। तो 2022 में कौन सा व्यास सम्मान दिया गया? 31वां। अब देखते हैं किसको, किसकी याद में और कब से ये दिया जा रहा है, या ये जो व्यास सम्मान है किसके क्षेत्र में दिया जाता है। और आपको एक बात बतानी है प्यारे साथियों, मुझे सभी प्यारे विद्यार्थी ये बताएं कि सबसे पहले किस विदेशी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला? कि किस विदेशी को पहली बार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार मिला? जल्दी से अपने उत्तर जो हैं दे सभी विद्यार्थी। देखो, व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान किया गया है। मानी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े होकर भी असगर वजाहत जो है हिंदी के प्रख्यात और प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। डॉक्टर असगर वजाहत को यह सम्मान उनके नाटक महाबली के लिए मिला है। माने आपसे यहां यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आगे तक पूछा जाता रहेगा कि महाबली नामक नाटक किसने लिखा? तो महाबली नाटक लिखा डॉक्टर असगर वजाहत के द्वारा लिखा गया और ये व्यास सम्मान इनको मिला है। आगे देखो, वजाहत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जन्मे थे। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे हैं। इनको वर्ष 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी और वर्ष 2016 में हिंदी अकादमी के सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब यहां पर आपको नोट करने वाली या याद करने वाली चीज क्या है? तो व्यास सम्मान किस में दिया जाता है? हिंदी के क्षेत्र में लेखन कार्य करने वाले को व्यास सम्मान दिया जाता है, जिससे राजस्थान में बिहारी सम्मान दिया जाता है। यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं, यहां से एक ही क्वेश्चन उठेगा और वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वो मैं आपको बोल के बताता हूं कौन सा है। आपसे ये क्वेश्चन सबसे तगड़ा, हिंदी अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सलाका। आपसे ये और पूछा नहीं जाता है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है? सलाका पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हिंदी अकादमी के द्वारा। या हिंदी एकेडमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सलाका सम्मान है, जो भी इनको डॉक्टर वजाहत साहब को मिल चुका है और 2022 का इन्होंने व्यास सम्मान भी जीता है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और प्यारे बच्चों, व्यास सम्मान की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। और प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, राजस्थान राज्य में भी बिहारी जो पुरस्कार है, राजस्थान राज्य में जो हिंदी और राजस्थानी भाषा में लेखन करने वाले को जो बिहारी पुरस्कार मिलता है, और वो बिहारी पुरस्कार भी बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार पहली बार 1991 में ये दिया गया था प्यारे साथियों। अगला अपना है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, और ये पुरस्कार भी प्यारे साथियों बड़ा तगड़ा है। मदर टेरेसा का असली नाम था अग्नेस गोझा। मदर टेरेसा का असली नाम क्या था? अग्नेस गोझा। मदर टेरेसा ने कलकत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए बड़े ही रोचक कार्य किए, और इसीलिए प्यारे साथियों, मदर टेरेसा विश्व की एकमात्र महिला है। मदर टेरेसा खुद विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जो विश्व के तीनों बड़े पुरस्कार जीत चुकी है। मदर टेरेसा को क्या क्या जीत चुकी है? मदर टेरेसा को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिल चुका है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न।
और तीनों पुरस्कार जीतने वाली विश्व की एकमात्र महिला मदर टेरेसा है। और मदर टेरेसा के जो कर्म भूमि कलकत्ता है, और मदर टेरेसा को तीनों पुरस्कार उनके सामाजिक सेवा के लिए, महिला उत्थान के लिए मिले। और प्यारे साथियों, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी कौन बनी थी? मदर टेरेसा जी के स्वर्गवासी होने के बाद मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी कौन बनी थी? मदर टेरेसा का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कलकत्ता में स्थित है। और आपको मुझे ये बताना है कि मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी कौन बनी थी उनकी मृत्यु के बाद, उनके स्वर्गवासी होने के बाद में। प्यारे साथियों, आपको यह ध्यान में रखना, उन्हीं मदर टेरेसा, उन्हीं महान विराट व्यक्तित्व के धनी वाली महिला के नाम पर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। देखते हैं किनको मिला है। 2022 का ये नेशनल अवार्ड है, हमारे भारत का अवार्ड है, किस क्षेत्र में मिलता है? जुड़े रहें, शेयर करते रहें। और दीपावली है, दीपोत्सव की शाम को धूमधाम से मनाएंगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा को, कौन है सुश्री दिया मिर्जा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत है, ये रही दिया मिर्जा। और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये रहे अफरोज शाह। दोनों को ये अवार्ड दिया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 का ये नेशनल अवार्ड मिला है। प्यारे साथियों, आपसे ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा सकता है दिया मिर्जा वाला। और आपको बताया दिया मिर्जा अभिनेत्री भी रही थी, और मेरी तो प्रिय अभिनेत्री रही है ये। तो राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत कौन है? सुश्री दिया मिर्जा। आगे देखो, यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया। मान इन दोनों महापुरुषों को, दिया मिर्जा को और खान साहब को, यह पुरस्कार कहां मिला? बंबई, भारत की वित्तीय राजधानी, फैशन नगरी में मिला। दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। यह वार्षिक पुरस्कार है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड क्या है? यह वार्षिक पुरस्कार हारमनी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया। तो आपसे ये जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, ये सबको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत कब हुई? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत 2005 में हुई। कैसा पुरस्कार है ये? वार्षिक पुरस्कार है। और किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया? जैसे अभी पढ़ा, व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन ने स्थापित किया। तो प्यारे साथियों, मदर टेरेसा मेमोरियल जो अवार्ड है वो हारमनी फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया। 2022 का कहाँ मिला? मुंबई में मिला। मुंबई के राज्यपाल गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ये प्रदान किया गया। अगला अवार्ड है प्यारे बच्चों, नेताजी पुरस्कार 2022। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यह दिया जाता है। मेरे प्रिय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐसा कहते हैं कि मृत्यु हवाई दुर्घटना में टोक्यो या जापान जाते समय हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, और 23 जनवरी को इसलिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के हिटलर के परम मित्र या लंगोटिया यारों में से एक यार माने जाते हैं। तो देखते हैं नेताजी पुरस्कार 2022 किन को मिला है। तो देखो, इस पुरस्कार से जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था। तो नेताजी पुरस्कार 2022 ये नेशनल अवार्ड है जापान। अब ये जापान को क्यों दिया गया प्यारे बच्चों? क्योंकि जापान और जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आत्मीयता के संबंध थे। जापान से
और जर्मनी से, दोनों देशों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल के आत्मीयता के उनके क्या थे, संबंध थे। अब देखो, कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने श्री आम्बे की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया। माने दिया किसको गया है? दिया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जी को दिया गया। भारत के बड़े ही परम मित्र राष्ट्र माने जाते हैं। ये रही नेताजी की तस्वीर, ये रहा नेताजी का अवार्ड, ये रहा 2022 और ये रहे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आम्बे। और ये पुरस्कार दिया इनको डायरेक्ट, इनको नहीं, कलकत्ता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने श्री आम्बे की ओर से यह प्राप्त किया। आपको मैं प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा नेशनल अवार्ड से हटकर, क्योंकि अपन तो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान देने के लिए आपके सामने आए हैं, त्योहार के दिन भी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, नेताजी के दो परम मित्र थे। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत काम में आ सकता है। तो नेताजी का एक मित्र तो था जापान। तो जापान ने पारादीप बंदरगाह किस राज्य को बनाकर दिया? जापान ने पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य को बनाकर दिया, माने भारत को दिया पर उड़ीसा में बनाकर दिया। तो पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा में है, नेताजी के राज्य में है, और जापान ने नेताजी के राज्य को बनाकर दिया पारादीप बंदरगाह, जिससे लोहे वस्तु का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, राइट। और जापान का दूसरा लंगोटिया यार देश था जर्मनी, और जर्मनी ने भारत को पहला इस्पात कारखाना दिया, राउरकेला। दो चीजें याद रखना है, भारत का पहला इस्पात कारखाना कौन सा है? राउरकेला। भारत के साथ इस्पात कारखाने तो भिलाई भी हैं, छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा पश्चिमी बंगाल भी है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड भी है, परंतु भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? राउरकेला। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में। ये जर्मनी के सहयोग से बना है, जापान के सहयोग से पारादीप बंदरगाह बना, वो भी उड़ीसा में। तो संयोग है, संयोग कहते हैं ना, मित्रता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, व्यवहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे किसी भी एक गरीब से गरीब आदमी से भी बनाया गया व्यवहार कभी ना कभी काम आ सकता है। तो व्यवहार सबसे बड़ी बात होती है। जैसे मेरा आप सभी प्यारे बच्चों के साथ बड़ा ही रापचिक व्यवहार है, रापचिक बच्चों के साथ में। तो प्यारे बच्चों, यह पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा प्रदान किया जाता है, मानी नेताजी पर रिसर्च करने वाली संस्था या ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। भारत ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। माने इनको, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड ही नहीं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी मिला है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान तो है भारत रत्न, है ना, और दूसरा सबसे बड़ा, अब एक नई चीज का और पता चला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, और एक है पद्म श्री। सबसे बड़ा भारत रत्न है किसका? नागरिक से सम्मान का, ठीक है। अब देखो अगला है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर में था, आज एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल कहलाता है, लद्दाख जो है, और लद्दाख के अधिकांश लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं। प्यारे बच्चों, लद्दाख का प्रमुख उत्सव है मुखोटा उत्सव। लोसांग लद्दाख का प्रमुख त्योहार है, और सिक्किम का भी प्रमुख त्योहार लोसांग है। तो देखो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला? तो देखो लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपल डस्टन अवार्ड को हाल ही में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को प्रदान किया गया। मानी लद्दाख का जो सर्वोच्च अवार्ड है डीपल RN गम डोस्टोन अवार्ड, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जो चीन से निष्कासित किए गए हैं। और प्यारे बच्चों, दलाई लामा का भारत में कार्यालय कहाँ स्थित है? दलाई लामा का भारत में कार्यालय धर्मशाला में है, और दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। दलाई लामा को शांति का
नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और प्यारे साथियों, इन्हीं दलाई लामा जो चीन के तिब्बत की आज़ादी के समर्थक हैं, ये तिब्बत को चीन का राज्य नहीं, तिब्बत को एक स्वतंत्र बौद्ध देश मानते हैं। इन्होंने चीन के खिलाफ विद्रोह किया और इन्होंने 1959 में भारत में आकर शरण ली। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको शरण दी और चीन के आक्रमण का विध्वंस भारत को झेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चीन ने इनको शरण देने के बाद जवाहरलाल नेहरू मानी भारत को क्या कहा कि आपने 1954 में हुए पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है। तो पंचशील समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर और प्यारे साथियों, चीन ने हम पर 1962 में क्या कर दिया था? चीन ने 1962 में हम पर आक्रमण कर दिया था और हमारे बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे? तिब्बत के ये आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक गुरु कौन है? दलाई लामा। या चीन से निर्वासित किए गए आध्यात्मिक गुरु कौन है? दलाई लामा। दलाई लामा का भारत में कार्यालय कहाँ स्थित है? धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका। देखो, यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के द्वारा प्रदान किया जाता है। लेह। आगे देखो, तेंजिन ग्यात्सो वर्तमान में 14वें दलाई लामा हैं, जिन्हें तिब्बती लोगों के लिए ग्यालवा रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है। दलाई लामा सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और तिब्बत के पूर्व प्रमुख हैं। उन्हें एक जीवित बोधिसत्व माना जाता है। माने उन्हें जीवित महात्मा बुद्ध का दर्जा मिला हुआ है कि वर्तमान के महात्मा बुद्ध किनको कहते हैं? वर्तमान के महात्मा बुद्ध हैं वो दलाई लामा को कहा जाता है। अगला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पुरस्कार 2022। मिस इंडिया है ना, एक होती है ब्रह्मांड सुंदरी, है ना, एक तो पूरे ब्रह्मांड सुंदरी मानी मिस यूनिवर्स, एक होता है ब्रह्मांड सुंदरा, एक होता है ब्रह्मांड सुंदरा। और शायद ब्रह्मांड सुंदरे का अवार्ड तो मेरे को ही मिलना चाहिए दीपावली के दिन अमावस्या को, परंतु अपना जो अवार्ड है वो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। देखो कितनी सुंदर महिला, क्यों ना मिलेगी? इतने सुंदर महिला होगी तो अवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। तो देखो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा कुशी पटेल को चुना गया है। मानी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मानी विश्व की महिलाओं में भारत की कौन सी महिला सुंदर है? तो वो कुशी पटेल ब्रिटिश बायोमेडिकल कॉलेज की छात्रा जो है उनको चुना गया है। मेडिकल माने डॉक्टर भी बनेंगी और इतनी सुंदर डॉक्टर को देखकर आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। कैंसर वैंसर छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, सर्दी खांसी जुकाम, तो इतनी सुंदर को डॉक्टर है ना, सुंदरता भी अपने आप में चरम होती है, सुंदर होना भी बहुत बड़ी बात है। अब जैसे नॉर्मल बीमारियां तो इतनी महान डॉक्टर जी को, पटेल जी को देखकर ही ठीक हो जाएंगी, है ना, होना चाहिए ऐसा। आगे देखो, सरोतिका माने को सेकंड रनर अप और यूएसए की विधि डोंगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के रूप में। आगे देखो, यह विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय पेजेंट है और इसका आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया जाता है और यह 29वां संस्करण था। तो प्यारे साथियों, वैसे देखा जाए तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अगला है केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो देखो, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। एक तो दीपिका पादुकोण है ना, पादुकोण का नाम आते दीपिका का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो अवार्ड है केम्पेगौड़ा
इंटरनेशनल अवार्ड 2022 ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री MS कृष्णा को, है ना, और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस अवार्ड के लिए चुना गया। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया। मानिए ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया नवीनतम पुरस्कार, बस इसी वर्ष शुरू किया गया। ये आगे देखो, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई ने 513वीं केम्पेगौड़ा जयंती को चिन्हित करने के लिए 27 जून 2022 को यह पुरस्कार प्रदान किए। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद इनाम प्रदान किया जाता है। देखो, हम इंटरनेशनल अवार्ड में क्या पढ़ रहे थे, वहां डॉलर में राशि मिलती है, यहां पर रुपयों में मिलती है। अगला पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और लता मंगेशकर का नाम लेते ही क्या क्या होने लग जाता है ना, कितने अच्छे अच्छे गाने गाती थी। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जिन लता मंगेशकर को नरेंद्र मोदी जी भी दीदी कहकर संबोधित करते थे और भगवान ने उनको बड़ी ही अच्छी आवाज दी थी। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 में दिया है। पहली बार लता मंगेशकर अवार्ड 2022 में ही शुरू हुआ है। देखो, ये अवार्ड भी पहली बार कब शुरू हुआ है? 2022 में। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन सा नेशनल अवार्ड हाल ही में शुरू किया गया है। तो केम्पेगौड़ा अवार्ड भी हाल ही में कर्नाटक ने शुरू किया। लता दीनानाथ अवार्ड भी इसी वर्ष शुरू किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, तो मेरे हिसाब से तो ये जरूरी नहीं है कि लता मंगेशकर गायकार थी तो गायक के क्षेत्र में दिया जाता है ना। वो तो मोदी जी को मिल सकता है, तो मेरे को भी मिल सकता है और आपको भी मिल सकता है। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किन को मिला? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मिला। और मेरे हिसाब से तो चश्मा वस्मा स्टाइल से दाढ़ी वाड़ी स्टाइलिस्ट रखने के चक्कर में मोदी जी को ये पुरस्कार मिला होगा और मिलना भी चाहिए। देखो, मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा करने तो उन्हें यह पुरस्कार मिला। माननीय मोदी जी को यह पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि वो कोई बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं। हाँ, देखो, सही बात है, कोई स्वार्थ नहीं है मोदी जी के। शादीशुदा भी नहीं है, बच्चे का भी झंझट नहीं है, प्रॉपर्टी करने का भी झंझट नहीं है, गबन करने का झंझट नहीं है, बस खुद पे अनाप शनाप खर्चा कर लेते हैं, बाकी का और नो टेंशन मोदी जी के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। खुद के लिए चाहे 40 लाख का सूट पहन लेंगे और चाहे 150 रुपए के कंगे से दौड़े दौड़े बाल बालेंगे, पर निस्वार्थ काम करेंगे। आगे देखो, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। मानी वार्षिक पुरस्कार होगा, एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा और जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए अभूतपूर्व शानदार और अनुकरणीय योगदान जो दिया है भारतीय समाज के लिए, उससे ही यह प्रदान किया जाएगा। राइट। आगे देखो, TX2 पुरस्कार। TX2 ये अच्छा पुरस्कार है, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है प्यारे बच्चों। TX2 पुरस्कार, अब देखो, टाइगर रिजर्व बैक्स TX2 अवार्ड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा रे प्यारे बच्चों? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। कब घोषित किया गया? 1972 में। पहले क्या था? शेर, लॉयन। अब देखो, तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है प्यारे बच्चों TX2, जो तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित सत्यमंगल टाइगर रिजर्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ये आगे एग्जाम में आता रहेगा। जैसे जो भी चर्चित रहता है ना, जो भी नेशनल पार्क या तो किसी नए जानवर के लिए
जैसे अभी अभी एक नेशनल पार्क है, कुन्नू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का, चर्चा में है ना। क्यों? क्योंकि वहां नामीबिया से चीते लाकर छोड़े गए, तो वो कुन्नू अब बार बार एग्जाम में आएगा। जितना कुन्नू आएगा उतना अब ये भी आएगा, क्योंकि TX2 अवार्ड एक इंटरनेशनल अवार्ड है। भारत के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व क्षेत्र ने जीता है? तो आपसे यह बार बार पूछा जाएगा। सत्यमंगल टाइगर प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो सत्यमंगल टाइगर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है। जैसे भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसे भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो TX2 अवार्ड जीतने वाला पहला नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कौन सा है? TX2, जो तमिलनाडु के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को मिला है। इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद दिया। मानी यहां 40 बाघ थे, 40 के इन्होंने डबल कर दी है। मानी बाघ संरक्षण के कारण, बाघों की संख्या डबल करने के कारण इस अभ्यारण्य को यह अवार्ड मिला है। सत्यमंगल वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और वर्तमान में भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 52वां। और 52वां टाइगर रिजर्व अपने राजस्थान में स्थित है, बूंदी जिले में, रामगढ़ विषधारी पहला जिम कॉर्बेट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत का में सर्वाधिक बाघ कौन से राज्य में है? भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। इसलिए प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य को भारत का बाघ राज्य या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, नेपाल स्थित बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए भी यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ऐसी साइट को दिया जाता है जिसने वर्ष 2000 से अब तक बाघों की आबादी के लिए उल्लेखनीय काम किया हो या बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि की हो, उसे TX2 टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो भारत के सत्यमंगल नेशनल पार्क को सत्यमंगल बाघ परियोजना को मिला है, जो तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित है। अगला अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन महापुरुष को मिला है। देखो, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी, मैंने शुरू में बताया था ना आपको, स्वतंत्रता सेनानी नेताजी बोस की जयंती पर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे यह बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस पर्व के रूप में मनाते हैं? जैसे राजीव गांधी के जन्म को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी जी के जन्म को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के जन्म को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी प्रकार से मुझे आपको बताना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। आगे देखो, इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख। मानी ये पुरस्कार यदि किसी संस्था को देना हो तो संस्था को तो 51 लाख रुपए मिलेंगे। संस्था को तो कितने लाख रुपए मिलेंगे? आधा करोड़ से 1000 ज्यादा, आधा करोड़ से 1000 ज्यादा। और किसी आदमी को कितने मिलेंगे? 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र यह मिलेगा। और अब मुझे एक और क्वेश्चन आप बता दो, पराक्रम दिवस। अच्छा, पराक्रम मनाया जाता है, वेरी गुड। अगला है चमेली देवी जैन पुरस्कार, यह भी नेशनल अवार्ड है। अब प्यारे साथियों, कई अवार्ड तो ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुन रहे हो, है ना। देखो, ऐसे ही रापचिक अवार्ड लेकर आया हूं, क्योंकि त्योहार भी तो रापचिक है, दीपावली का, बच्चे भी तो आप रापचिक हो। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार देखो, मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का
उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इससे क्या पता चला, ये रहे भारत की प्रसिद्ध महिला पत्रकार आरिफा जौहरी को यह दिया गया है। तो मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को दिया गया है। आगे देखो, वह मुंबई में scroll.in में पत्रकार रिपोर्टर है। इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। तो चमेली देवी जैन कौन थी? स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी और एक महान समाज सुधारक थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में वर्गीस और चमेली देवी के परिवार के द्वारा की गई। यह जो पुरस्कार है चमेली देवी जैन, जो एक स्वतंत्रता सेनानी है, और वर्गीस के द्वारा की गई। वर्गीस का नाम आते एक और नाम ध्यान में आया, वर्गीस कुरियन। बताओ बच्चों, वर्गीस कुरियन नामक महापुरुष ने भारत में क्या किया था, या वर्गीस कुरियन का भारत की अर्थव्यवस्था में या अन्य किसी क्षेत्र में क्या योगदान है वर्गीस कुरियन का, और वो कौन से राज्य के निवासी थे? जैसे एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति लेकर आए, हरित क्रांति के जनक हैं। अपनी आज की क्लास का पहला पुरस्कार स्वामीनाथन से संबंधित पुरस्कार ही था। तो चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है और 80 में इसकी स्थापना हुई। अगला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ये तगड़ा है। भारत रत्न, संविधान के शिल्पकार, संविधान के जनक, संविधान के पिता, विश्व में सर्वाधिक डिग्रीधारियों वाले विराट व्यक्तित्व के धनी विराट महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। जिनका जन्म 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल को चित्रा पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई में स्थित है। तो देखो, 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान की अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मानी बजरंगी भाईजान है ना, सलमान वाली पिक्चर जिसमें वो पाकिस्तान जाते हैं एक बालिका को छोड़ने के लिए, और बजरंगी भाईजान की अभिनेत्री कौन है? हर्षाली मल्होत्रा को ये मिला है, और वो पिक्चर 2015 में रिलीज हुई, मिला है। देखो, ये पुरस्कार भी सुंदर सुंदर आदमियों को ज्यादा मिलते हैं। तो पुरस्कार लेने के लिए सुंदर होना जरूरी है? नो, मन सुंदर होना जरूरी है, दिल सुंदर होना जरूरी है, दिमाग सुंदर होना जरूरी है, बाकी का नहीं है। अब देखो, फिल्म में उनके सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेरे हिसाब से देखो, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर यदि पुरस्कार है तो वो इस प्रकार से नहीं दिया जाना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी के नाम से तो कोई राजसिक पुरस्कार राजसिक कार्यों में, तगड़े कार्यों में देना चाहिए, ऐसे महापुरुष के नाम का। क्या बात है। आ देखो, 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नेशनल पुरस्कारों में सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ। भारत की जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है नेशनल लेवल की, उनमें सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ पुरस्कार है ज्ञानपीठ। इसका हर प्रकार का क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2022 का किसको मिला? पहला किसको मिला? ऐसे आपको हर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है प्यारे साथियों। तो देखो, प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार, कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है? अरे, कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है, और गोवा के समुद्र तट का नाम
कोंकण तट है। तो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2022 में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 2022 में 57वां। तो मानी इसकी 57 साल पहले इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लो हिंदी में भी लिख देता हूं, महत्वपूर्ण याद करना है इनको, एग्जाम में ऐसा कैसा छपेगा। स्वतंत्र वर्षीय दामोदर मौजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं, गोवा के हैं। और प्यारे साथियों, ये भी ध्यान में रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन सी भाषाओं में लिखने पर दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, ये लेखन से संबंधित है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे साहित्य में नोबेल भी प्रदान किया जाता है। तो देखो, उनका लघु कथाओं का पहला संग्रह 1971 में प्रकाशित गेथन था, ये भी पूछ सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। 2 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा बनेगा, भारत में साहित्य का सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? तो वो भी बनेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखो, यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को ही 8वीं अनुसूची की भाषाओं में लिखे साहित्यों के लिए ही दिया जाता है। शर्त देखना बेटा, शर्त देखना, इस पुरस्कार की शर्त क्या है? इस पुरस्कार की जो शर्त है वो ये है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? भारतीय मुद्रा पर या भारतीय नोटों पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं, ठीक है। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल अनुसूचियां 12 हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और ये उन 22 भाषाओं में लिखने वाले कवि, साहित्यकार, नाटककार या निबंधकारों को दिया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, राजस्थान की है मारवाड़ी, तो मारवाड़ी का उल्लेख, मारवाड़ी राजस्थान की तो मानक बोली है, परंतु मानी बट ये संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो नहीं है तो मारवाड़ी में लिखे गए साहित्यों पर, कथानकों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये इसकी मेन शर्त है। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में लिखने वाले कवियों को मिलेगा, जो साहित्य का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला है 31वां सरस्वती सम्मान। विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, ज्ञान का भंडार मां सरस्वती, जिसका मां सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। मां सरस्वती का वाद्य यंत्र क्या है? वीणा, जिनको वीणा वादनी वागीश्वरी नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी इन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। और प्यारे बच्चों, असम राज्य का उमानंद द्वीप, जिसकी आकृति मोर जैसी है, असम राज्य का उमानंद द्वीप मोरों की धरती, भगवान कार्तिकेय का निवास स्थल और विद्या की देवी सरस्वती का निवास स्थल माना जाता है। जिस उमानंद द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है और वो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। आगे देखो, किसको मिला 31वां, मानी 2022 में मिला। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना 31 साल पहले हुई। तो देखो, अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान से 2022 में सम्मानित किया गया। 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान से इनको अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया जाता है। और ये प्यारे साथियों, ये एसएससी में क्वेश्चन भी आया था इस बार कि मैं तो यहां हूं किसके द्वारा?
लिखा गया। अब देखो, इससे पूर्व 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर श्रवण कुमार लिंबाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया। सनातन। अब देखो, वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। तो देखो, ये पुरस्कार भी, ये तो ध्यान में रखना ही रखना है कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई, 91 में। और सरस्वती सम्मान भी किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आज के नेशनल अवार्डों में ये तीसरा अवार्ड है। आज के नेशनल अवार्ड में ये तीसरा अवार्ड है जो के बिड़ला फाउंडेशन दे रहा है, राइट। और यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले, मानी ये भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित उन्हीं भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कर्ष साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और ये देते हैं के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ये भी उन्हीं 22 भाषाओं में दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो प्यारे साथियों, ये थे आज की अपनी छोटी सी संक्षिप्त क्लास में दीपोत्सव त्योहार के उपलक्ष्य में छोटे से और रोचक क्लास में आपके सामने आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक के रूप में लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के जो ये नेशनल अवार्डों की क्लास है, जो दीपावली के त्यौहार, दीपोत्सव के त्यौहार पर आपके अपने प्रिय चैनल अपेक्स परिवार की ओर से आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्यारे साथियों, इसी आशा के साथ प्रस्तुत की गई है कि ये क्लास आपको पसंद भी आएगी। और प्यारे साथियों, ये क्लास आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और रापचिक भी साबित होगी। और अभी क्लास के अंतिम पड़ाव पर एक बार पुनः मेरे सभी प्यारे छात्रों को अपेक्स परिवार की ओर से और आपके अपने गुरु सुरेंद्र महिला की ओर से सभी प्यारे साथियों को दीपावली या दीपोत्सव के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे लेते हैं। आप भी दीपावली मनाइए, हम भी दीपावली मनाते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।